टेम्पल में गोली मारी जा रही है, चेस्ट पे गोली मारी जा रही है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है दुनिया का कोई मुआवजा जान की भरपाई नहीं कर पाता। आपने उसके मानस को छत विच्छत करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। पुलिस के व्यवहार से मैं चिंतित होता हूँ, आश्चर्यचकित नहीं। पुलिस का ये व्यवहार होगा, किस पे लोग यकीन करेंगे? स्टेट का सबसे विजिबल ऑर्गन पुलिस होता है। ये देश खौफ की बुनियाद पे चल ही नहीं सकता। आज आपकी सरकार है, कल को नहीं होगी। ये चलेगा मोहब्बत से। दुनिया पृथ्वी के नीचे क्या क्या नहीं ढूंढ रही है। हम मंदिरों के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। झगड़े होते थे, फसाद भी होते थे, लेकिन सुलह हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। आज आपने उस डिफॉल्ट टेम्पलेट को तहस नहस करके रख दिया। उत्तर प्रदेश को मैं अब कंप्लीटली एक रोग स्टेट मानता हूँ, और जब कोई रोग स्टेट हो जाता है ना, तो कल को अखिलेश जी भी सरकार बनाएंगे जब अगली बार, तो उस स्टेट को रिपेयर करने में कई बरस लग जाएंगे। नमस्कार, मैं जाकिर अली त्यागी और आप देख रहे हैं जर्नो मिरर। इन दिनों हर अखबार का मुख्य पृष्ठ संभल की हिंसा, संभल में हुई मौतों से जो है भरा हुआ है, जहां पर आप देखेंगे कि लगभग 6 के करीब बच्चों की, युवकों की मौत हो चुकी है और लगभग 3000 के करीब युवकों के खिलाफ, वहां की महिलाओं के खिलाफ, वहां के बुजुर्गों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और गिरफ्तार होने वालों में कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ कुंवारी लड़कियां भी हैं। उनके घर में पुलिस पहुंचती है, पुलिस उनको, उनके घर में कोई मर्द नहीं मिलते हैं तो वो उनके घर की लड़कियों को ही उठाकर ले जाते हैं। सर, संभल हिंसा इस वक्त जो है चर्चा का जो है विषय बनी हुई है। वहां पर एक सर्वे का आदेश हो जाता है, जिसके बाद कुछ नारे लगते हुए मुस्लिम मोहल्लों से जो कुछ लोग जाते हैं और जाने के बाद वहां पर जो है वो हिंसा में तब्दील हो जाता है। देखिए, संभल में जो निर्दोष जाने गई, बल्कि यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश के एक और इलाके में एक बार फिर निर्दोष जाने गई, यह महज उन बच्चों की मौत नहीं, वो जो इस देश की एक तामीर थी, उसको भी तिल तिल करके मारा जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो पार्लियामेंट में नहीं था, छात्र था जब एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था, क्योंकि इस देश ने 2-2.5 दशक राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के आंदोलन में खर्च कर दिए थे। उसके बाद पूरी पार्लियामेंट बैठी और ये कानून पास किया। मुझे सबसे पूछना है, माफी के साथ, न्यायपालिका के हर, आर्किटेक्चर के हर स्टेज से, कि उस कानून का क्या करें आप? उसको देखें, उसको म्यूजियम में रखें, उसके बारे में चर्चा करें या ना करें? प्रश्न अब ये है। इसलिए मेरे लिए आज की डेट में संभल में जो कुछ हुआ, वो मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति जिनकी पूरी कार्यशैली राजा महाराजाओं वाली है, डेमोक्रेसी से आए हैं होपफुली, लेकिन वो तौर तरीका नहीं है। अब अगर ये टेम्पलेट बना देंगे, कैसे चलेगा ये देश भाई? मैं कभी नहीं कहता कि हमारे देश में बहुत लोग मेल जोल से एकदम रहते थे, नहीं, झगड़े होते थे, फसाद भी होते थे, लेकिन सुलह हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था। आज आपने उस डिफॉल्ट टेम्पलेट को तहस नहस करके रख दिया। दुनिया पृथ्वी के नीचे क्या क्या नहीं ढूंढ रही है। हम मंदिरों के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। दुनिया पृथ्वी के नीचे क्या क्या नहीं ढूंढ रही है। हम मंदिरों के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मतलब इससे ये भी पता चलता है कि एक देश के रूप में हम लगातार बौना बनाने की कोशिश हमें हो रही है। सर, इसमें यहाँ पर जो हत्याएं हुई है, फैमिली का सीधा आरोप है कि एसपी ने पकड़कर हमारी आंखों के सामने गोली मारी है। फैमिली सीधा आरोप लगा रही है। फैमिली कहे ना कहे, पुलिस प्रोटोकॉल एक है। अगर टेम्पल में गोली मारी जा रही है, चेस्ट पे गोली मारी जा रही है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये आप तितर बितर करने के लिए गोली नहीं मार रहे थे, टारगेटेड है ये। और जब एक देश में, मैं कह रहा हूं इतने विशाल देश में, जहां सुलह डिफॉल्ट टेम्पलेट था, अगर वहां पुलिस का ये व्यवहार होगा, किस पे लोग यकीन करेंगे? स्टेट का सबसे विजिबल ऑर्गन पुलिस होता है, सबसे विजिबल, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप स्टेट के सीईओ को नहीं पहचानेंगे, डीएम को भी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में होते हैं। पुलिस एक यूनिफॉर्म है, और उस यूनिफॉर्म की ओर लोग बड़ी शिद्दत से देखते हैं कि शायद, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में लोग जब, और खास करके कुछ समुदाय, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, धन पिछड़े हों, वो तो पुलिस को देख के सोचता है भगवान सामना ना करना पड़े, हम सामने ना आए। ये अपने आप में सबसे गंभीर चिंता का विषय।
लेकिन कमिश्नर ने बड़ी आसानी से कह दिया कि पुलिस की तरफ से कोई गोली ही नहीं चली, और वीडियोज सबके सामने होने के बावजूद। और सर, इसमें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि पुलिस द्वारा लोगों की हत्याओं को करके अब आला अधिकारी लीपापोती करके इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 37 के करीब लोग जो है पुलिस की गोलियों से मारे गए थे, जो परिवार का आरोप था। किसी भी मामले में आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई और यहाँ पर भी पुलिस वाले बच निकल गए। देखिए, मैं अब यूपी पुलिस के व्यवहार से मैं चिंतित होता हूँ, आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ, क्योंकि एक पैटर्न है। वो पैटर्न इतना स्पष्ट है कि उसके लिए आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश का प्रशासन, मैंने वो उपचुनाव के दौरान के विजुअल्स भी देखे। मतलब दुनिया भर में उससे 2 दिन पहले गोयना में प्रधानमंत्री जी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे और कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, लेकिन वो बातें हिंदुस्तान में गुम कहाँ हो जाती हैं, मणिपुर में कहाँ गुम हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ गुम हो जाती हैं। ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा। नंबर 2, उत्तर प्रदेश को मैं अब कंप्लीटली एक रोग स्टेट मानता हूँ, और जब कोई रोग स्टेट हो जाता है ना, तो कल को अखिलेश जी भी सरकार बनाएंगे जब अगली बार, तो उस स्टेट को रिपेयर करने में कई बरस लग जाएंगे। आपने उसके मानस को छत विच्छत करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। कुछ महिलाएं भी उठाकर इसमें जेल में भेज दी गई हैं। उसमें मैं तस्वीर देख रहा था कि एक वो लड़की थी जो कि अभी उस शायद दिखने में तो वो नाबालिग ही लग रही है, उसके घर में घुसे, कोई मर्द नहीं मिला, तो उस लड़की को भी उठाकर के दंगे की भड़काने में जो शामिल थी, जेल भेज दिया गया। और मैंने 2 दिन पहले एक चीज़ इसमें एक भी और भी देखी कि एक लड़की की जिसकी बारात आनी थी उसी दिन, वो अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है एक एप्लीकेशन लेकर कि आज मेरी बारात आ रही है, कल मेरे भाई की बारात जानी थी, और आपने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। देखिए, मैं कितनी बार ये दोहराऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहाँ के प्रशासन का, वहाँ के मुखिया का है टारगेट एनी स्केयर मिनी। किसी को टारगेट कर दो, आप ये नहीं देखोगे कि बेचारी 15 साल की है, 17 साल की है, बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं छोटे, नाबालिग हैं, बस टारगेट करो। आपका है खौफ पैदा करना, एक ऐसी राजनीति को ऊपर ले जाना जो खौफ की बुनियाद पे हो। ये देश खौफ की बुनियाद पे चल ही नहीं सकता। आज आपकी सरकार है, कल को नहीं होगी। ये चलेगा मोहब्बत से। हम बार बार, मैंने कहा, ऐसा नहीं था कि एकदम झगड़े नहीं होते थे, लेकिन सुलह हमारा टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट इस देश का मिजाज है। इस मिजाज को जो तोड़ेगा, वो हो सकता है आज तालियां बजवा ले, कल इतिहास के फुटनोट में जगह नहीं मिलेगी। एक याचिका डाली जाती है कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो एक्सेप्ट हो जाती है। 1 घंटे के अंदर सर्वे का आदेश भी जो है जारी कर दिया जाता है, और वो जो दूसरी पार्टी थी, जो एडवोकेट थे मस्जिद के, उनको उसकी कॉपी तक नहीं दी जाती है। रात में सर्वे किया जाता है, फिर अगले दिन सर्वे किया जाता है। प्लेशिप ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या होगा? मैं तो इस पूरी प्रक्रिया को ही गैर कानूनी मानता हूँ। मेरा ओपनिंग रिमार्क यही था। क्या फायदा फिर लोकसभा में, राज्यसभा में कानून पास करने का? मैं जब अपने बड़े बड़े रसूखदार जजों को सुनता हूँ, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं सेमिनार में, इधर उधर, इच्छा होती है कि उफ, काश ऐसा उनके जजमेंट में भी आता, काश उनके व्यवहार में आता, आचरण में आता, संदेश देने में आता। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, बावजूद इसके कि दिल बैठता है, मैं आपको कहूँ, ये देश बच के निकलेगा, संभाल लेगा सब चीज़ को। हाँ, एक चीज़ जो नहीं हो पाएगी, वो जो निर्दोष जाने गई हैं। दुनिया का कोई मुआवजा जान की भरपाई नहीं कर पाता, और इस चीज को जितना हम सामूहिक रूप से बेहतर समझ लें, रहना तो इस देश में सबको है भाई। इस देश में सबको एक साथ रहना है, और एक साथ रहेंगे आप तो बर्तन की तरह कभी कभी टकराहट होगी, लेकिन वो टकराहट गोलीबारी में तब्दील नहीं होगी, एक दूसरे को खत्म करने में तब्दील नहीं होगी। जो लोग अभी ताली बजवा रहे हैं, उनके लिए 4 शब्द बोलने वाला नहीं होगा। आपने जज साहब का जिक्र किया, तो जज साहब ने कहा तो था कि मैंने ए से जेड तक लोगों को जमानत दी है, वो यूं नहीं आया उनके इसमें? नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि A to Z तक को जमानत दी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष में बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बोलता भी रहता हूँ सदन में, सदन के बाहर। अगर आप मुस्लिम हैं, युवा हैं, आज़ाद ख्याली है आपकी, आप जेल के फिट कैंडिडेट। ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोल रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर के लिए बोल रहे हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, आप दलित हैं, आप जेल में रहेंगे। ये इस देश का मिजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि इस देश का क्रिटिकल मास कभी ऐसा नहीं होगा। हम रिकवर करेंगे, विल फाइट बैक। आज इस मुल्क में मुसलमान ऐसा क्यों हो चुका है कि उसकी लाश पर भी जो है राजनीति नहीं की जाने लगी? देखिए, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा फेज है हमारे इतिहास का जो पूरे हम सब लोग एक दिन रिग्रेट करेंगे। इस देश में ऐसा भी दौर आया था,
पार्टीशन में भी कमोबेश ऐसे हालात नहीं थे। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, नेहरू पे किताब आई है, उस पर मुझे बोलना है। अभी बीते दिनों तेजस्वी जी ने बिहार में साफ तौर पे कहा कि ये जो तुम कर रहे हो भाई, कर क्या रहे हो? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे साहब, बचपन से इतनी बड़े से हम लोगों ने पढ़ा है, भारत अनेकता में एकता का देश, भाषा की विविधता, धर्म की विविधता, भाषा की विविधता, लेकिन हिंदुस्तान एक, भारतवर्ष एक। इस विविधता से परेशानी उसी को हो सकती है जिसने सारे रंग ना देखे हो, एक ही रंग देखा हो। आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया। अभी हाल ही में तेजस्वी जी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, खासकर वो मुस्लिमों के बीच, या यूँ कहें कि देश के जो अमन पसंद लोग हैं उनके बीच, क्योंकि अब तक संभल के मामले पे जो सबसे बेबाकी से जो किसी का कोई बयान आया है तो वो तेजस्वी यादव जी का आया है। उन्हीं की तरह जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करता है या और अन्य राज्यों का वोट करता है, उन्हीं के पार्टी के लीडरों के मुसलमानों के समर्थन में ऐसे बयान क्यों नहीं आते? देखिए, वो मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करूँ उचित नहीं है, लेकिन मैं अपने लीडर को, अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को जानता हूँ, तराजू लेकर के नहीं बैठते हैं कि इस मुद्दे पर बोलूं, इस मुद्दे पर ना बोलूं। तो जो व्यक्ति तराजू लेकर के नहीं बोलता है ना, वो देश के मिजाज के हिसाब से बोलता है, भाव के हिसाब से। सत्ता का क्या है, आएगी जाएगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं है। अर्श पर गई है ना, तो फर्श पर भी आएगी। अर्श और फर्श नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसमें भी बदलाव हो रहा है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी को पता चल रहा है धीरे धीरे कि अगर आप इन हाशिए के समूहों को, जिनको डिसइनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है लगातार हर लेवल पे, अगर आप खड़े होकर के एक स्वर में नहीं बोले तो बाकी का छोड़िए, इतिहास के हम गुनहगार होंगे। और इस चीज को कमोबेश हर नेता समझता है। हाँ, तेजस्वी जी ने जरूर एक लकीर खींच दी है लंबी। सर, एक हिमाचल से एक मामला सामने आया। एक कश्मीरी, कुछ लोग वहाँ पर फेरी लगा रहे थे, उनको एक महिला रोकती है और कहती है कि आप इंडिया में कारोबार करने क्यों आए, यानी कश्मीर हमारा है लेकिन नहीं, कश्मीरी नहीं, 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 वो सब देखिए, तो बहुत बहुत नारे लगाइए, मूढ़ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। मैं सीधे तौर पे कहूँ, और लोग मूर्खता में मूर्खता का उत्सव मना रहे हैं। अरे साहब, कश्मीर कैसे हिंदुस्तान का हिस्सा बना, इसको जो लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे ना। अब आप क्या करोगे? 370 के बाद आपने कहा ये होगा, वो होगा, वो होगा, क्या हुआ? मेरा सीधे तौर पे कहना है कि पूरे देश में एक जेनोफोबिया टाइप चीज, उसको क्रिएट किया जा रहा है, और उस पर विराम लगेगा, लोग लगाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। आपने बुलडोजर पर जो है लेकर जो है आपका पार्लियामेंट से आपने जो है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, प्रेस क्लब में, हर जगह आप जो बुलडोजर पर प्रमुखता से बोलते रहे हैं, रोक लग गई है बुलडोजर पे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, हर दल को बोलना चाहिए। ये जो बुलडोजर बाबा, बुलडोजर जस्टिस, अब देखिए, बुलडोजर और जस्टिस, ये दो शब्द ऐसे हैं जो परस्पर विरोधाभासी हैं। जस्टिस और बुलडोजर साथ आता है, यानी कि जस्टिस इज बीइंग बुलडोज्ड। हम किस चीज पे आधारित हैं? रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये हमारा संवैधानिक आधार है। इस आधार को अगर आप खत्म कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, कि ऐसे लोग इतिहास के डस्टबिन में जाएंगे। उनका रास्ता वही है, उनकी नियति वही है। जब आप और आपकी पार्टी मुस्लिमों के लिए बोलती है तो आपको डर नहीं लगता है कि कोई वोट खिसक जाएगा? नहीं, नहीं, देखिए, वो अलग बात है कि वोट ये कोई चीज खिसकती विसकती नहीं है, ये मन का वहम है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश महासागर के मिजाज का, जैसे महासागर में नदियां आती है ना, उसी तरह इस देश जो महासागर का चरित्र है, उसमें अलग अलग धाराएं समाहित होती हैं, और जो भी लोग महासागर को तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसे गदला कर रहे हैं, उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। पार्लियामेंट में मौका मिला तो जो हालातों पर बिल्कुल, आज भी हम लोगों ने संभल पर एसडीडी डाला है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। हमको लगता है जावेद भाई, सपा के हम और हमारे एक दो और राजद के साथी और सुमन जी। मौका दे पाएगी सरकार? रोज तो स्थगित हो नहीं, मौका दे पाने, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है, ये देखना होगा। लेकिन कई फोरम है, एक बार संसद सुचारू चलेगा ना, तो कई फोरम है जहां पर आप आवाज दबा नहीं सकते, आएगी। रोज जो है स्थगन जो है हो रहा है वहाँ पर जो है रोज। देखिए, नेक्स्ट वीक से क्या होता है। नेक्स्ट वीक से। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से संभल के मुद्दे पर और भी जो हालात है इस मुल्क के, उन पर अपनी राय रखी है। अक्सर जो है आपने देखा होगा, आप जो सुनते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं कि मनोज झा जी अपने बेबाक बयानों, अपने बेबाक लफ्ज़ों के लिए जो है इस देश में, इस देश के युवाओं के बीच में, इस देश के पीड़ितों के बीच में अपनी पहचान रखते हैं, जो कि हम भी इनकी उस बेबाकी के जो है कभी कभी कायल रहते हैं, और उम्मीद है कि ये ऐसे ही इसी तरह बेबाकी से आप लोगों के समक्ष अपने बयानात जारी करते रहेंगे।